हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PGMN में। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है बायोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और इसमें हमने स्टडी किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट लेक्चर में हो गया है। एक बार उसे गो थ्रू हो जाइए। अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, देन प्लीज आस्क। ओके, नाउ अभी हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल में डिफरेंट ग्लैंड्स देखे थे। ओके, एवरी ग्लैंड हैज सम सिक्रीशंस और ये कंट्रीब्यूट करते हैं मेल का एक रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जिसे सीमन कहा जाता है इसमें। ओके, एवरी ग्लैंड सिक्रीट्स देयर सिक्रीशन इन दैट सीमन, और यही सीमन फिर आगे जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है एंड वहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन होता है। सो नाउ आज हमें देखना है कि सीमन में क्या होता है। ओके, इसके लिए आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए जो हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़े थे इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके प्रॉपर्टीज देखे थे, ये सब एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, अभी देखते हैं सीमन के बारे में। तो सीमन क्या होता है? सो यही सब एक्सेसरी ग्लैंड्स मिलके जो एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, इन सभी का एक मिक्सचर होता है जिसे सीमन कहा जाता है। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है स्पर्म्स। अभी स्पर्म क्या होते हैं? सो स्पर्म्स होते हैं मेल गैमेट्स। ओके, मेल गैमेट या फिर फादर की तरफ से आने वाला गैमेट जो आगे फीमेल के बॉडी में जाने वाला है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करने वाला है। सो दैट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ दैट सीमन। आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम। सो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो मूविंग है ये वाला, सो इट इज स्पर्म और ये होता है सीमन में। अभी सीमन की क्वालिटीज़ क्या होती है, फिर इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो नेचर होता है ये स्टिकी होता है। इसका अपीयरेंस मिल्की होता है यानी वाइटिश होता है एंड इट इज स्टिकी सब्सटेंस। ओके, और इसके बारे में क्या जानना है? सो अगर इसके पीएच की हम बात करें देन द पीएच इज यस, सो इसका पीएच होता है 7.2 से लेकर 7.7 तक, यानी ये अल्कलाइन है, बेसिक पीएच है। इतना पीएच है, इसका मतलब ये क्या है? बेसिक है, ये एसिडिक है नहीं है। देन अभी एक टर्म आने वाला है आपको बार बार, वो है इजैकुलेशन या फिर इजैकुलेटेड। सो इजैकुलेशन का क्या मतलब होता है? जब मेल एंड फीमेल का कोपुलेशन होता है देन एट दैट टाइम मेल के बॉडी से सीमन रिलीज होता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इजैकुलेशन। रिलीज ऑफ सीमन, बॉडी से सीमन का बाहर जाना, इसी को कहा जाता है इजैकुलेशन। ओके, सो एक इजैकुलेशन के टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ सीमन बाहर इजैकुलेट होता है या फिर बाहर निकलता है? सो इट इज अबाउट 2.5 to 4 ml। ठीक है, 2.5 से लेके 4 ml तक सीमन एक इजैकुलेशन में बॉडी के बाहर जाता है इन सिंगल इजैकुलेशन। एंड एक इजैकुलेशन में होते हैं नियर अबाउट 400 मिलियन स्पर्म्स। ओके, एक इजैकुलेशन यानी यहाँ पे जो दिखाया गया है आपको 2.5 से लेके 4 ml, इसके अंदर होते हैं नियर अबाउट 400 मिलियन ऑफ स्पर्म्स। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि इतने 400 मिलियन में से कोई एक ही स्पर्म होता है जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करता है। ओके, सो इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं और आते ही है कि एक इजैकुलेशन में कितना अमाउंट ऑफ सीमन जाता है और इतने अमाउंट में कितने स्पर्म होते हैं। सो इसे बाय हार्ट आपको लर्न रखना है ये सभी क्वांटिटीज को। ओके, देन एक और बात हमने जो देखा था अबाउट काउपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के कुछ इनके एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं सीमन में। सो वही आगे जाके हमें क्या कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं इन दिस सीमन। सो इसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं इनका सिक्रीशन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द स्पर्म्स। ओके, ये वाला जो पार्ट है इसे स्पर्म कहा जाता है ये सब। और स्पर्म कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं और इसे स्विमिंग कहा जाता है इनके मूवमेंट को। मानो कि जैसे ये स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे हो, दैट्स वाई स्विमिंग। सो स्विमिंग वाले एक्शन के लिए इनको एनर्जी चाहिए होता है और वो एनर्जी इनको मिलता है बाय द फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है ह्यूमंस में, बाकी ये कहीं पे भी नहीं मिलता। ओके, देन न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी एंड इसके अंदर और बाइकार्बोनेट्स भी प्रेजेंट होते हैं इन द सीमन। अभी देखो यहाँ पे जब पीएच इसका बेसिक बताया गया है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होने वाले हैं और ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बाइकार्बोनेट्स एंड Ca++ दैट इज कैल्शियम। देन प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रेजेंट होता है जो कि मिलता है फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हमने पढ़ा है लास्ट वाले लेक्चर में।
सो प्रोस्टेट ग्लैंड देता है प्रोस्टाग्लैंडिन इन द सीमन एंड ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है, इट एक्टिवेट्स द मूवमेंट। अभी कौन सी मूवमेंट एक्टिवेट करता है, एक्चुअली प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये मोर ओरिएंटेड होता है टुवर्ड्स द फीमेल बॉडी। जब सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर जाता है देन वहाँ पे ज़रूरी है कि सीमन इनवर्ड जाए, अंदर की तरफ जाए बॉडी में, ताकि जहाँ पे एग सेल है वहाँ पे स्पर्म पहुँचे और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो। सो दैट्स वाई प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है टू गेट द स्पर्म अप टू द एग तक जाने के लिए एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है फीमेल के बॉडी में। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जैसे आप लोगों ने जीआईटी में पढ़ा होगा, ठीक है, कि क्या होता है जब किसी एक पाइप में फूड जा रहा है इसोफेगस में, उस टाइम पे वो इसोफेगस ऐसा मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ऐसा स्पेसिफिक मूवमेंट करता है जिसके कारण फूड मुंह से लिया हुआ नीचे की तरफ ही जाता है। काफ़ी रेयर कंडीशन में इंटरनल फूड वगैरह जो कुछ भी मटेरियल है बाहर आता है जिसे हम वोमिटिंग कहते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है, पेरिस्टालसिस से जो डायरेक्शन चाहिए उस डायरेक्शन में फूड मूव होता है। सेम यहाँ पे भी होता है। अभी यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन चाहिए, हमें यहाँ डायरेक्शन चाहिए फ्रॉम वजाइना टू द एग सेल। जहाँ पे एग सेल है वहाँ पे सीमन पहुँचना चाहिए, सॉरी। सो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो सीमेन की कि वो एग तक पहुंचे, इसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि फीमेल के बॉडी में यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो, और यही पेरिस्टालसिस वाला फ्लो मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये सब प्रेजेंट है हमारे सीमेन में, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो इजैकुलेट होने वाला है बाहर, जिसे सीमन कहा जाता है, ये सब उसके कंटेंट से। आई होप कि समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी वाला पॉइंट है। एंड यस, आप लोगों को इसे अच्छे से स्टडी करना है, इसके ऊपर एमसीक्यूज काफ़ी बनते हैं। ओके, सो ये था अबाउट द सीमेन। देन नेक्स्ट वी हैव टू सी अबाउट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ओके, अभी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग है कि बाहर वाला सेक्सुअल ऑर्गन जो कि फिजिकली या फिर जो कि डायरेक्टली दिखता है या फिर जो इन कॉपुलेशन इन्वॉल्व होता है। अभी कॉपुलेशन क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ मेल एंड फीमेल, जिसमें मेल वाला जो इजैकुलेटेड पार्ट है ये फीमेल के बॉडी तक ट्रांसफर होता है। ओके, सो नाउ वी हैव टू सी अबाउट द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ द मेल। सो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ द मेल में दो मेन पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज द पीनस, जो ऊपर वाला पोर्शन है, और जो नीचे वाला जो पोर्शन है जिसे कहा जाता है स्क्रॉटम। सो स्क्रॉटम एंड दिस वन इज पेनिस। ओके, नाउ इन दोनों के भी मसल्स डिफरेंट होते हैं, या फिर इन मसल्स को एक स्पेशल टिश्यू से बनाया हुआ होता है, इसके बारे में अभी हम देखते, चलिए चलते हैं। सो द फर्स्ट वन इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। सो कॉर्पोरा कैवर्नोसा नाम का जो मसल्स है ये मेजरली जो लैटरल एंड साइड वाला जो व्यू होता है यहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, विच इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ओके, सो ये वाला जो टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है लैटरल सेक्शंस में। ओके, पेनिस के लैटरल मसल्स में ये वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंड जो बीच वाला है, ओके, यहाँ पे एक आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, एक्चुअली ये कनेक्टेड होती है विद द यूरेथ्रा। ठीक है, सो इस लाइन के जो टिश्यूज होते हैं इन्हें कहा जाता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम। सो इसको कहाँ लिखूँ मैं, या ओके, सो इसे कहा जाता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम। स्पॉन्जियोजम। नाउ जब भी पेनिस नॉर्मल कंडीशन में होता है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिस ये कोपुलेटरी ऑर्गन होता है इन द मेल्स। सो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में फर्स्ट आपको लिखना है, अगर आपको पूछा जाता है, दैट इज पेनिस एंड इट इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, या फिर इसे हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, so what is penis? So it is a copulatory organ. It is a copulatory organ, और ये नॉर्मल कंडीशन में इसका साइज स्मॉल होता है, बट व्हेन देयर इज इरेक्शन यानी जब एक्साइटेड स्टेट होता है या फिर जब सेक्सुअल अराउजल होने वाला होता है उस टाइम पे इसका साइज बढ़ता है या फिर ये इरेक्ट होता है। सो इसका इरेक्शन का एक्चुअली रीजन होता है ये जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम नाम के जो टिश्यूज है ये एट द टाइम ऑफ दैट सेक्सुअल अराउजल ये इरेक्टाइल या फिर इरेक्शन प्रोड्यूस करते हैं इन द स्पर्म्स, इन द पेनिस।
देन इसका जो अपर वाला पार्ट आता है जो थोड़ा सा स्वेलन होता है, इसे कहा जाता है ग्लैंस पेनिस। एंड इसके एक ऊपर से एक स्किन होता है लूज कवरिंग, जिसे प्रोप्यूस कहा जाता है। अभी ये वाली एक स्किन का ही फोल्ड होता है, बट ये एक लूज स्किन प्रेजेंट होती है एट दी टॉप। सो ये था अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल। देन उसके बाद में अभी ये बस ऊपर का पार्ट हुआ है हमारा पेनिस का। देन नेक्स्ट जो नीचे वाला सैक होता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। सो ये क्या होता है? सो स्क्रोटम हमेशा पेनिस के बैक साइड में प्रेजेंट होता है, या फिर जिस तरह से आपको यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक बैकग्राउंड लगा है स्क्रोटम का एंड देन उसके ऊपर पेनिस को प्लेस्ड किया हुआ है। सो सेम यहाँ पे क्या होता है, स्क्रोटम जो होता है इसका टिश्यू थोड़ा कलर में डार्क होता है एंड ये भी काफ़ी लूज टिश्यू होता है। देन वन मोर थिंग कि आपको पता है स्क्रोटम में टेस्टिस को सस्पेंड किया होता है। सो यहाँ पे टेस्टिस का, अभी टेस्टिस वहाँ पे अगर फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं देन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस है कि भाई वो आगे पीछे हो जाए या फिर ऊपर नीचे हो जाए या फिर उनमें कोई स्टेबिलिटी ना रहे। ओके, सो टू अवॉइड दैट इनस्टेबिलिटी यहाँ पे टेस्टिस को और यहाँ जो स्क्रोटम वाली जो लाइन होती है इनके बीच में एक मसल से इनको बाइंडिंग दिया जाता है, जिसके कारण टेस्टिस जहाँ के वहीं पे रहते हैं। टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी दो होते हैं, एक यहाँ वाले साइड में होता है और एक यहाँ वाले साइड में होता है। सो टेस्टिस एंड स्क्रोटम के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो इसे हेल्प करता है टू बी स्टेबल इन स्क्रोटम। किसी एक स्क्रोटम के एक सेक्शन में स्टेबल रहे, दैट्स वाई वहाँ पे वो एक्स्ट्रा वाला मसल या फिर एक्स्ट्रा वाला टिश्यू होता है, यानी इसे कहा जाता है गुबरनैकुलम। सो गुबरनैकुलम का क्या काम होता है? ओके, सो गुबरनैकुलम क्या करता है? ये एक मसल है जो सिंपल टेस्टिस को और स्क्रोटम यानी क्या है, ये वाला एक्सटर्नल जो पाउच नजर आ रहा है ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम में टेस्टिस सस्पेंडेड होते हैं, ये इंस्टेबल ना रहे, इधर उधर ना हिले या फिर ये अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करे, अपने लोकेशन पे स्टेबल तरीके से रहे, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मसल का सस्पेंशन दिया होता है एंड दैट मसल इज नोन एज गुबरनैकुलम। एंड इसका एक ही फंक्शन होता है कि जो टेस्टिस है इन्हें एक ही जगह पे अच्छे से प्लेस रखे, ना ही उनमें कोई मूवमेंट ना हो। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब कोई बेबी बॉय या फिर एक फीटस मदर के वूम में होता है तब आफ्टर 3 months ऑफ दैट फीटस जो टेस्टिस होते हैं एब्डोमेन से होके नीचे की तरफ आ जाते हैं और स्क्रोटम में प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। बट अभी क्या होता है इन सम फीटस, ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें टेस्टिस को इंटेस्टाइन से होकर के नीचे स्क्रोटम में आना होता है या फिर एब्डोमेन के बाहर डिसेंड होना होता है, ये वाला प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। सो इस वाले प्रोसेस में जो फीटस बाद में ग्रो होता है ये ऑब्वियसली मेल ही रहता है, बट ये एक स्टेराइल मेल होता है। ओके, द वर्ड स्टेराइल, आपने मे बी ये स्टेराइल वर्ड काफ़ी बार सुना होगा। सो बट हियर द स्टेराइल इट मीन्स कि ऐसा पर्सन या फिर ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग जो कि रिप्रोडक्शन करने के लिए इनसफिशिएंट या फिर जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ओके, सो इन केस इफ अ मेल, अगर कोई मेल फीटस है, सो नेचुरली क्या होना चाहिए, जब मेल फीटस 3 month कंप्लीट कर देता है देन उसके एब्डोमेन पोर्शन में जो टेस्टिस डेवलप हुआ था बाय नेचर वो डिसेंड हो जाता है या फिर नीचे की तरफ सेंड किया जाता है। बट अगर ये प्रोसेस नहीं होता है 3 months के बाद भी या फिर आफ्टर बर्थ भी उस बेबी का जो टेस्टिस वाला पोर्शन है ये ऊपर ही रह रहा है, इंटेस्टाइन में नीचे की तरफ आ ही नहीं रहा, इसका मतलब वो जो बेबी बॉय होने वाला है ये स्टेराइल है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं है उसमें स्टेम या फिर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसी को स्टेराइल मेल कहा जाता है। ओके, एंड दिस प्रोसेस जिसमें ये सेंडिंग नहीं हो रहा, ओके, सेंडिंग ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम नहीं हो रहा, इसे कहा जाता है क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्रिप्टोर्चिडिज्म ये आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अभी ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एब्डोमेन का जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा होता है एंड इतने ज़्यादा टेम्परेचर मीन्स नॉर्मली हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 तो होता ही है एंड ये वाला टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है फॉर अ स्पर्म फॉर सर्वाइवल,
ठीक है। सो स्पर्म के सर्वाइवल के लिए काफ़ी लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट्स वाई स्क्रोटम बॉडी के बाहर सस्पेंडेड होता है और वहाँ पर ही टेस्टिस फिर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म को बनाने का काम कंटिन्यू करती है। ठीक है। सो चलो बच्चे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये तो काफ़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसमें कुछ है भी नहीं इतना। ओके, सो अगेन अभी हम इसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो अभी हमने वहाँ पे डिस्कस किया ये वही ये सब लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके, सो नाउ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के पार्ट्स कौन से होते हैं? सो एक है पेनिस एंड सेकंड वन इज स्क्रोटम। अभी देखो जो पेनिस होता है ये होता है मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी जो एक्टिवली इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, या फिर मेल से फीमेल में सीमन को ट्रांसफर करने वाली प्रोसेस में ये एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। देन अभी अबाउट द पीनस, और पीनस क्या कैसा होता है? सो इट इज सिलेंड्रिकल होता है, मस्कुलर होता है, यानी मसल से बना होता है, एंड इसमें टिश्यूज के 3 बंडल्स प्रेजेंट है। ओके, टिश्यूज के 3 बंडल प्रेजेंट है। अभी वो कौन कौन से हैं? सो पोस्टेरियो लैटरल वाला यानी जो साइड वाला मसल है विच इज नोन एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। देन एक मीडियम वाला मसल होता है जो बीच में प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। देन जो ऊपर वाला स्वोलन टिप हमने देखा था, सो इट इज नोन एज ग्लैंस पेनिस, और ये कवर होता है बाय लूज स्किन या फिर फोर स्किन, जिसे कहा जाता है प्रीप्यूज या फिर फोर स्किन। और ये लूज स्किन होता है या फिर स्किन का एक लूज फोल्ड होता है जो फ्रंट में प्रेजेंट होता है। सो ये था अबाउट द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ द मेल सिस्टम। देन अभी और डिटेल में हमें देखना है अबाउट द स्क्रोटम। सो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द पोर्शन ऑफ स्क्रोटम। सो अभी स्क्रोटम के बारे में अभी तो हमने डिस्कस किया, अभी और थोड़ा लाइन टू लाइन देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों में भी इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता है। ओके, सो नाउ एक बार डिटेल देख लेते हैं अबाउट द स्क्रोटम। सो व्हाट इज स्क्रोटम? सो इट इज अ लूज पाउच। सबसे पहले तो ये एक लूज पाउच होता है ऑफ पिगमेंटेड स्किन। ओके, देन सो इट इज अ, जो अभी हम सिर्फ स्क्रोटम के बारे में बात कर रहे हैं, और ये है वो पिछला वाला पॉइंट। ठीक है, पेनिस के बैक साइड में जो पॉइंट है या फिर ये वाला जो पोर्शन है एक लूज वाला स्किन से बना होता है, इट इज द स्क्रोटम। स्क्रोटम कैसा होता है? एक लूज पाउच है जिसकी स्किन पिगमेंटेड है, यानी बॉडी के स्किन से थोड़ा सा इसका पिगमेंट हाई होता है। देन ये पेनिस के बिहाइंड ही होता है, और इसे 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट एंड राइट सिंपल। ठीक है, और इसे डिवाइड करने वाले जो मसल्स है इन्हें कहा जाता है सेप्टम ऑफ ट्यूनिका, डॉर्टोस। ठीक है, यस। सो ये वाला जो पोर्शन है, अभी आप यहाँ पे जैसे आपको पता है कि टेस्टिस 2 है या फिर पेयर में प्रेजेंट होता है, देन उसमें 2 पोर्शन किए गए हैं बीच से, एंड ये पोर्शन करने वाले जो मसल्स होते हैं इसे कहा जाता है इट इज द सेप्टम ऑफ ट्यूनिका डार्टोस, और ये स्मूथ मसल फाइबर से बने होते हैं। देन अभी और वही वाला पार्ट है ग्यूबरनैकुलम वाला। ग्यूबरनैकुलम क्या होता है? सो ग्यूबरनैकुलम देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला टेस्टिस का पोर्शन है और ये वाला है हमारा स्क्रोटम। सो इन दोनों के बीच में एक सस्पेंशन होता है मसल का, यानी एक अटैचमेंट होती है जिसके कारण टेस्टिस और स्क्रोटम एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज ग्यूबरनैकुलम। और फिर अब इसी के कारण जो टेस्टिस है ये सस्पेंडेड रहती है, स्टेबल रहती है, और अगर एब्डोमेन से स्क्रोटम में टेस्टिस का डिसेंडिंग नहीं होता है देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोर्चिडिज्म। और क्रिप्टोर्चिडिज्म जिस वाले मेल में पाया जाता है, ये मेल होते हैं स्टेराइल मेल, यानी कि ये रिप्रोडक्शन करने के लिए अनेबल होते हैं या फिर नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा, अभी मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो फिनिश हो गया है, नाउ वी हैव टू लुक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये वाला डायग्राम काफ़ी इजी एंड बेसिक वाला डायग्राम है अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी कौन कौन से कंटेंट होते हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सो सबसे पहले ओवरीज होती है जो कि है पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी देयर इज 2 नंबर ऑफ ओवरीज। ओके, सो ये वाला वो पार्ट है ओवरीज का। सो ये है इन पेयर। देन नेक्स्ट वाला है ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी सिंपली ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है ओविडक्ट, जो ओवम को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। देन है यूटेरस। यूटेरस यानी ये बीच वाला पार्ट
जिसमें यहाँ पे एग फर्टिलाइज होता है। सो ये वाला जो पार्ट है इट इज नोन एज यूटेरस। देन वजाइना, वजाइना मीन्स जो लोअर वाला पार्ट जो होता है इसे कहा जाता है वजाइना। देन एक्सटर्नल जेनिटलिया, अगेन वल्वा वगैरह, ये तो आपको अनदर डायग्राम में देखना पड़ेगा। देन अ पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड, ये सब एक्सटर्नल पार्ट है। जो स्पेसिफिक इंटरनल यहाँ वाले जो पार्ट्स है ये सब ऊपर के पार्ट्स है, जिसमें ओवरी है 2, ओविडक्ट भी 2 ही होने वाले हैं, यूटेरस 1 होता है एंड 1 इज वजाइना। ओके, सो ये सब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल के कुछ पार्ट्स, ठीक है। सो अभी इसको डिटेल में अभी हमें देखना है। सो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो 2 वाले पोर्शन है यहाँ पे स्किन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 ओवरीज, ये जो है इसे ओवरीज कहा जाता है और इसी ओवरीज में एग का डेवलपमेंट होता है एंड दीज आर द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ अ फीमेल। इट इज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अभी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्यों कहा गया है इसे, बिकॉज जो भी फीमेल गैमेट्स रेडी होने वाले हैं ये यहाँ पर ही होते हैं इन द ओवरीज। देन इन ओवरीज में से 5 फीमेल हार्मोन्स रेडी होते हैं और फिर ये इनकी एक्टिविटी दिखाते हैं ऑन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ। अभी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉपुलेशन से लेके तो मेंस्ट्रुएशन, कॉपुलेशन एंड देन जब तक लेबर पेन इंड्यूस होके बेबी का डिलीवरी नहीं हो जाता तब तक ये 5 ऑर्गन्स काम करते हैं और ये 5 ऑर्गन्स सिक्रेट एंड सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम द फीमेल ओवरी। दैट्स वाई इस ओवरी को प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहा जाता है। देन अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये दो जो ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो इस यूटेरस से कनेक्टेड है, इन दोनों ट्यूब को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। ओके, एंड ये वाला जो बीच का पार्ट है जो कि लाइट पिंक कलर में है, सो इट इज नोन एज यूटेरस। अभी यूटेरस यानी गर्भ, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, यही होता है यूटेरस। सो यूटेरस में क्या होता है, यूटेरस में जो भी एम्ब्रियो है या फिर जो एग सेल है, ये यहाँ एग सेल एंड स्पर्म का जो फ्यूजन होता है वो इस वाले पोर्शन में होता है। अगर फ्यूजन सक्सेसफुल होता है देन इसी वाले पोर्शन में डेवलपमेंट होती है न्यू लाइफ का, जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, देन पूरा जो बेबी का डेवलपमेंट है वो इस वाले यूटेरस के पोर्शन में ही होता है। ओके, देन इसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। सो ये दोनों भी तरफ से होते हैं फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के बीच में, इन्हें फिम्बरी कहा जाता है बिकॉज ये फिंगर की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड देन अभी ये सर्वाइकल कैनल या फिर वजाइना का जो पोर्शन होता है ये हमारा एंट्री पार्ट होता है टू द स्पर्म। यहाँ से स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर कर पाते हैं। देन ऊपर वाला एक पार्ट होता है जो थोड़ा सा ओपनिंग प्रोवाइड करता है या फिर जो एक डोर की तरह होता है, इसे सर्विक्स कहा जाता है। देन यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ यूटेरस, इसे भी हमें अभी आगे देखना ही है। सो इतना एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन एक और पार्ट आता है, वो है ऊपर का पार्ट जो है टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द यूटेरस, जिसे कहा जाता है यूटेराइन फंडस, ठीक है। इसे यूटेराइन फंडस कहा जाता है। इसमें से कोई भी वर्ड आगे हमें डिटेल में या फिर हम जब आगे टेक्स्ट पढ़ने वाले हमारे बुक का इसमें आ सकते हैं। सो उस टाइम पे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक बार हमने इसको ओवरलुक कर लिया। अभी चलते हैं पॉइंट वाइज। सो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें फर्स्ट स्टार्ट करना है विद द ओवरी। अभी ओवरी क्या है, ये प्राइमरी फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ये वाला जो 2 पोर्शन है ये है ओवरीज और ये प्रेजेंट होते हैं इन द पेयर या फिर इन द नंबर 2। ओके, देन ओके, अब इस ओवरी के फंक्शंस क्या होते हैं। सो द फंक्शन नंबर 1 सबसे पहला होता है कि यहाँ पे एग या फिर ओवम का प्रोडक्शन होता है। एग या फिर ओवम क्या होते हैं, सो ये होते हैं फीमेल के गैमेट्स। ओके, देन एक और इसका मेन फंक्शन होता है, अभी बॉडी में फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो भी प्रोसेस होती है पूरा अप टू द बर्थ, किसी बेबी को बर्थ देने तक जो भी प्रोसेस होती है, इन सभी को प्रॉपरली या फिर एक स्मूथ तरीके से कैरी आउट करने के लिए बॉडी में कुछ केमिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये केमिकल होते हैं फीमेल हार्मोन्स। अभी ये हार्मोन सिक्रेट करने का जो काम होता है ये मेजरली परफॉर्म करते हैं ओवरीज। ओवरीज जो भी हार्मोन सिक्रेट करती है, इन हार्मोन्स का यूज़ करके या फिर इन हार्मोन्स को अप्लाई करके फीमेल बॉडी में सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, प्लस उनका अप टू द बेबी के बर्थ तक जितने भी चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं वो सब चेंजेस होते हैं।
देन अबाउट द डायमेंशंस की इनका लेंथ विड्थ क्या होता है। सो अगर लेंथ की बात, सबसे पहले इसका शेप एक आलमंड की तरह होता है, जो हम बादाम खाते हैं ना, सो कुछ उस बादाम के शेप की होती है हमारी ओवरीज। देन इसकी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई यानी ब्रेड्थ होती है 1.5 सेंटीमीटर 1.5, एंड इसकी थिकनेस होती है सिर्फ 1 सेंटीमीटर। सो ये है ओवरीज ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन अब इसका लोकेशन कहाँ होता है। सो जनरली इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में यानी कमर वाले रीजन में ये प्रेजेंट होती है, एंड इट इज प्रेजेंट नियर द किडनीज, किडनी के पास वाले पोर्शन में ये प्रेजेंट होती है। देन ईच ओवरी इज हेल्ड इन द पोजीशन बाय द लिगामेंट, जो अटैच करते हैं यूटेरस को एब्डोमिनल वॉल से। अभी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई अगर जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि टेस्टिस और स्क्रोटम को अटैच करने के लिए वहाँ पे था ग्यूबरनैकुलम। सो उसी तरह फीमेल में अभी यहाँ पे फीमेल की जो ओवरीज होती है एब्डोमेन वाले सेक्शन में प्रेजेंट होती है, यानी किडनी के पास वाले सेक्शन में। ओके, सो यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल और इस ओवरी को दोनों को स्टेबल वहीं पे रखना चाहिए, या फिर यहीं पे जमा कर रहे, इधर उधर ना भागे, या फिर ऐसा हो रहा है कि अरे ओवरी तो यहाँ मॉर्निंग में पेट में थी, सवेरे देखा तो वो तो ऊपर चली गई या फिर नीचे चली गई। ठीक है, सो ऐसा डिसलोकेशन ना हो, इसलिए यहाँ पे हर एक ऑर्गन को बांध के रखा हुआ है। सो इन केस ऑफ ओवरीज, सो ओवरी और एब्डोमिनल वॉल को बांध के रखा गया है विद स्पेशल टिश्यूज या फिर लिगामेंट्स। ओके, सो लिगामेंट्स इसे बांध कर या फिर अटैच करके रखा है यूटेरस को एब्डोमिनल वॉल के साथ। ओके, देन लार्जेस्ट ऑफ दिस इज ब्रॉड लिगामेंट फॉर्म बाय द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। अभी पेरिटोनियम हमने लास्ट वाले डायग्राम में देखा था। सो व्हाट इज पेरिटोनियम? ओके, एक बार रिवाइज। यस, सो ये है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का मीनिंग होता है जो आउटर मोस्ट वाली जो लेयर होती है, दैट इज पेरीमेट्रियम, और यहाँ पे कहा गया है पेरिटोनियम। सो पेरिटोनियम एक लार्जेस्ट टिश्यूज होती है जो कि प्रेजेंट टू होल्ड द यूटेरस एंड एब्डोमेन एट अ सेम पोजिशन। देन अभी इनका और क्या काम होता है, ओवरी को भी उसी तरह से बांध के रखना है, ओविडक्ट को भी रखना है, और यूटेरस को भी रखना है। कहाँ से बांध के रखना है? डॉर्सल बॉडी वॉल से। एब्डोमेन के डॉर्सल वाले जो बॉडी यानी पिछला वाला जो बॉडी पार्ट होता है, पिछली वाली जो बॉडी की वॉल होती है, वहाँ से बांध के रखने में हेल्प करता है। देन ओवेरियन लिगामेंट्स अटैचेस ओवरी टू द यूटेरस। ये भी उस वाले डायग्राम में था, ओवरी और यूटेरस को अटैच करके रखने वाले जो मसल्स होते हैं, ये है सभी ओवेरियन लिगामेंट्स। ठीक है, अभी कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द ओवरी? सो हार्मोन्स आर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन। ये सब सीक्वेंस में है। सो जो ईस्ट्रोजन वाला पार्ट है, सो ईस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन प्रोजेस्टिन है, देन रिलैक्सिन है, देन एक्टिन एंड इनहिबिन। इन सभी के फंक्शंस हमें नेक्स्ट में डिटेल में देखना है, बट फॉर स्टार्टिंग आपको ये वाले जो भी हार्मोन्स हैं इन्हें अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से हार्मोन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के थ्रू सीक्रेट होते हैं। सो ये 5 हार्मोन्स हैं, EPRAI। अभी आप इसके लिए कोई स्लोगन बना सकते हो, बस आपको इसे इसी तरह से याद रखना है, EPRAI। EPRAI ये क्या है? 5 हार्मोन्स है जो कि फीमेल में ओवरी सिक्रीट करती है। ओके, देन नेक्स्ट वाला पार्ट हमें देखना है कि अभी डेवलपमेंट किस तरह से होता है ओवरी का। ओवरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे पूरी प्रोसेस होने वाली है फ्रॉम इनिशियल स्टेज अप टू द लास्ट स्टेज। जब तक कि कोई एक फीमेल गैमेट नहीं बन जाता तब तक ओवरी में ही पूरा काम होने वाला है। जैसे ही ओवरी में फीमेल गैमेट बन जाता है, देन फिर वो यूटेरस की तरफ जाता है, फिर आगे प्रेगनेंसी वगैरह फिर वो आगे यूटेरस में होता है। बट इनिशियली ओवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड प्लस ओवरी जो हार्मोन सिक्रेट करने वाली है ये बर्थ देने तक काम आते हैं या फिर उस टाइम तक ही इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। सो दैट्स वाई ओवरी के ऊपर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही है इन योर बोर्ड्स एग्जाम ऑल्सो एंड इन योर CT एग्जाम ऑल्सो। सो इसके बारे में एक भी लाइन हमें मिस नहीं करनी, इसे पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं एंड स्टडी करते हैं अबाउट द ओवरीज। ओके, सो ओवरी जो होती है, ओवरी का
ओरिजिन होता है फ्रॉम द एंडोडर्म, जैसे हमने मेल में भी देखा था अबाउट द स्क्रोटम, देन वैसे ही इसका ओरिजिन होता है एंडोडर्म। और क्या होता है, देखो ये ओवरी का डायग्राम आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये टीएस ओवरी का, यानी इस तरह से उसको ट्रांसफर सेक्शन में अगर कट किया, देन ओवरी में इस तरह के स्टेजेस दिखाई देते हैं। सो अगेन ओवरी में ये जो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, एक होता है मेडुला यानी जो मिडल वाला है, बीच वाला पार्ट है, और एक होता है कॉर्नर वाला पार्ट जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे होता है मेडुला जो बीच में प्रेजेंट होता है। सो अभी बीच में क्या क्या होने वाला है, सो बीच में जो पोर्शन है मेडुला का, यहाँ पे कुछ लूज सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होने वाले, ऑब्वियसली ब्लड का सप्लाई चाहिए, दैट्स वाई, एंड प्लस यहाँ पे नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला यानी जो बीच वाला लूज वाला पार्ट है, यहाँ पे ये सब प्रेजेंट होता है। देन अबाउट द कॉर्टेक्स, यानी जो ये जो आउटर वाला पोर्शन होता है कॉर्टेक्स का, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे आपको जर्म सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या होते हैं, ये आगे चल के फिर इसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और फिर ये ऊजेनिया या फिर ऊजेनेसिस करते हैं, यानी कि एग सेल को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन अभी यहाँ पे आपको कंप्लीटली पूरा एक स्टेज दिखाया हुआ है इस डायग्राम में कि डे 1 में क्या होता है, डे 2 में क्या होता है, किस तरह से एक इनिशियल वाला जो फॉलिकल है ये किस तरह से कन्वर्ट होके एक कंप्लीट ओवम बना रहा है। इसके पूरे स्टेजेस आपको इस वाले डायग्राम में दिखेंगे, जो हमें आगे और डिटेल में लेना है। पहले हम लाइन टू लाइन जाने वाले हैं कि स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में क्या कहा गया है। तो जैसे कि जो ओवरी होती है इसके दो पार्ट होते हैं, जो आउटर वाला पार्ट है ये है कॉर्टेक्स, और जो मिडल वाला या फिर सेंट्रल वाला पार्ट होता है इसे मेडुला कहा जाता है। अभी कॉर्टेक्स क्या है, ये कॉर्टेक्स कॉर्नर वाला यानी बाहर वाला लेयर है। सो ये इसके अंदर होता है जर्मिनल एपिथेलियम, यानी कि जर्मिनल का मतलब होता है, देखो जैसे जर्मिनेशन, जैसे सीड लगाने के बाद ही प्लांट बनता है, उसी तरह से जर्मिनेशन, यानी यहाँ पे इनिशियल वाला स्टेज दिया हुआ है फॉर द जनरेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, ठीक है। देन स्ट्रोमा या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, और मेडुला में क्या होता है, ब्लड वेसल होता है, लिम्फ वेसल होता है, और नर्व फाइबर होते हैं, जो इसेंशियल पार्ट है वो सब प्रेजेंट होता है। देन और जो आउटर कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है ये कैसा होता है, आपने अगर डायग्राम आपके बुक में देखा थोड़ा सा ध्यान से, देन यू कैन सी कि जो कॉर्टेक्स वाला जो लाइन है इसमें क्यूबॉइडल सेल्स है, और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट यानी एक दूसरे के साथ काफ़ी चिपके हुए हैं, ठीक है। सो कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन होता है ये आउटर कॉर्टेक्स, ये कैसा होता है, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है एंड ग्रैनुलर होता है। अभी ग्रैनुलर का मतलब वही होता है कि यहाँ पे कुछ ग्रेन्स है जो आगे चल के हमें ऊजेनेसिस में हेल्प करने वाली या फिर वहाँ पे एग सेल को बनाने में हेल्प करने वाले। देन अगेन ये है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस भी है या फिर सेल्स प्रेजेंट है काफ़ी ज़्यादा, जो कि ये पूरे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब कॉर्टेक्स से ही निकल रहे हैं और इसी को ओवेरियन फॉलिकल कहा जाता है। देन ये सब कलेक्टिवली एक साथ आकर फिर बाद में बनाने वाले हैं, ऑब्वियसली एग सेल को ही बनाने वाले हैं। एंड एक और बात इसमें कही गई है कि इसका ओरिजिन क्या है। सो एंडोडर्म से ओवरी का ओरिजिन होता है। एंडोडर्म यानी अभी ये कौन सा एंडोडर्म की बात कर रहे हैं हम, जिस फीमेल में ये ओवरी है, देन उस फीमेल में ये ओवरी कहाँ से आई है, ठीक है। सो जब वो फीटस के फॉर्म में थी या फिर वो उसकी अर्ली स्टेजेस में थी, सो वहाँ पे एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म हमने जो पढ़े थे, सो उसमें से जो एंडोडर्म वाला पार्ट होता है उस वाले पार्ट से ओरिजिनेट होता है ओवरी इन अ फीमेल, ठीक है। देन अभी यहाँ पे सेल्स माइग्रेट होते हैं टू द गोनाडल रीच ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड डिवाइड माइटोटिकली। और अभी ये वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे, जैसे मेल में भी जब फीटस 3 महीने का था उसी टाइम पे स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस को डिसेंड कर दिया गया एब्डोमेन से, उसी तरह से जब फीमेल का फीटस है, यानी फीमेल अभी फीटस फॉर्म में ही किसी मदर के वूम में है, उसी टाइम पे कुछ प्रोसेस होती है जिसमें आता है कि कॉर्टेक्स में जो सेल्स थे ये इनसाइड जाते हैं और फिर वो कुछ स्टेज तक डेवलप कर लेते हैं अपने आप को। ये सब हो रहा है फीटस कंडीशन में, जब कोई लेडी मतलब कोई फीटस फीमेल है और उस फीमेल में अभी एंडोडर्म से ओवरीज का फॉर्मेशन हो गया है। अभी ओवरीज में क्या होने वाला है, ये सब एक माँ के पेट में ही हो रहा है। जब फीटस माँ के पेट में ही है, अभी वो बाहर भी नहीं आई है, ठीक है। ये सब हो रहा है अबाउट गर्ल फीटस, ठीक है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। इसके बारे में कंफ्यूज मत होना, काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि ये एक्चुअली प्रोसेस किसी बेबी में चल रहा है या फिर मदर में चल रहा है, ओके।
देन अभी यहाँ पे क्या होता है, oogonia बन जाता है। फिर ये oogonia कंटिन्यूसली ग्रो होता है उनके साइज में, और फिर अपने आसपास कंटिन्यूसली लेयर्स को बनाना स्टार्ट रखता है। और ये सब अभी हो रहा है इन द वूम, ठीक है। ये मदर में जो एक गर्ल फीटस है उसके अंदर वाली प्रोसेस अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये सब डेवलपमेंट हो रही है एक ओवरी में, जो कि ओवरी है एक बेबी फीटस या फिर एक फीटल गर्ल की। ओके, सो अभी यहाँ पे बिफोर बर्थ, यानी बर्थ होता है जब फीटस कंप्लीट 9 मंथ का होता है, बट उसके भी काफ़ी बिफोर मीन्स ऑलमोस्ट 12 वीक्स, ठीक है। 12 वीक्स, अगर फीटस सिर्फ 12 वीक्स का ही है, देन इस टाइम तक उसकी जो ओवरी होती है ये कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। ओवरी इज कंप्लीटली डेवलप अप टू द 12 वीक्स ऑफ फीटस। यानी अगर कोई गर्ल फीटस है, देन अगर वो 12 वीक भी कंप्लीट कर लेती है माँ के पेट में ही, उस टाइम में ही उसकी ओवरी कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। और इस स्टेज पर भी नियर अबाउट 2 मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स उस ओवरी में होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना है, इसके ऊपर काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पूछा गया भी है। सो ये वाले स्टेजेस, इसमें से कितने अमाउंट ऑफ प्रीमोडियल फॉलिकल्स विच आर प्रेजेंट इन अ फीटस, ठीक है। या फिर कोई अगर गर्ल फीटस है, देन उसमें बाय बर्थ कितने प्रीमोडियल फॉलिकल्स आते हैं। सो इसका आंसर होगा आपका 2 मिलियन, यानी इतने जब वो माँ के पेट में है उसी टाइम में उसके ओवरीज में डेवलप हो जाते हैं। देन नेक्स्ट वाला पार्ट, अगेन इसमें भी काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल बताया गया है अबाउट द ओवरीज। सो चलिए देखते हैं। ओके, सो अभी ये वाली डायग्राम सभी को ध्यान से देखनी है। अभी आप लोग शायद यहाँ पे आपको क्लियर ना दिखे, सो अपना टेक्स्ट बुक हमेशा अपने साथ रखना है, स्पेशली जब हम डायग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि एक्सप्लेनेशन करते टाइम आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी रहे अबाउट द डायग्राम। ओके, सो यहाँ पे आपको नीचे वाला एक लेयर दिखाई दे रहा होगा जिसे नाम दिया गया है जर्मिनल इपिथेलियम, या फिर जहाँ से इनिशिएशन होने वाला है oogenesis का या फिर एग सेल्स का, ठीक है। सो जर्मिनल इपिथेलियम से सेल्स सेंड किए जाते हैं इन द कॉर्टेक्स, और यहाँ पे सेंड करने का एक कॉर्ड काम करता है। कॉर्ड यानी जैसे कि अभी हम हेडफोन के वायर्स होते हैं, ठीक है। सो ये क्या करता है, फ्रॉम मोबाइल फोन टू द अपने ईयर तक जो कनेक्शन आता है साउंड का, इसको ट्रैवल करते या फिर लेके जाते हैं। सो सेम वैसे ही यहाँ पे जर्मिनल इपिथेलियम से कॉर्टेक्स पे लाने के लिए कुछ कॉर्ड्स होते हैं, और इन कॉर्ड्स को कहा जाता है एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर, ठीक है। ओके, सो फ्लजर समझ में आया बच्चों। फ्लजर यानी क्या होता है, ये एग के ट्यूब्स होते हैं या फिर कॉर्ड्स होते हैं जो जर्मिनल एपिथेलियम से कॉर्टेक्स तक सेल्स को सेंड करने का काम करते हैं। देन अभी यहाँ पे हर एक कॉर्ड के इनिशियल में या फिर उसके एंड में एक थोड़ा सा सोलन या फिर फूला हुआ पार्ट प्रेजेंट होता है। ये ऐसे दिखता है मानो जैसे किसी चिड़िया का घोंसला हो, दैट्स वाई यहाँ पे वर्ड आता है एग नेस्ट, ठीक है। और एग नेस्ट में फिर क्या होता है, फ्रॉम विच द प्रीमोडियल ओवेरियन फॉलिकल डेवलप, और फिर इसी में से आगे चल के प्रीमोडियल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में, सो सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है 1 बाय 1। देन अभी ये सब जो फॉलिकल्स है, अभी इस टाइम पे ये फॉलिकल्स होते हैं प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड होते हैं, यानी 2n वाले स्टेज में होते हैं, और इसे सराउंड किया जाता है बाय द सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स। अभी 2n वाला सेल है यानी डिप्लॉयड वाला सेल है, सो ये 2n वाला सेल आगे चल के मियोटिक डिवीजन में चला जाता है, ठीक है। मियोटिक डिवीजन में जाने के बाद फिर ये मियोसिस 1 में जाता है। बट अभी यहाँ पे हो जाती है भाई एक ट्रेजेडी, अभी क्या होने वाला है। ओके, सो फर्स्ट आपको इतना याद रखना है कि देखो कहाँ से इनिशिएशन हो रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम से कुछ सेल्स कॉर्टेक्स की तरफ सेंड हो रहे हैं बाय द कॉर्ड्स, और इसी कॉर्ड्स को कहा जाता है एग ट्यूब ऑफ फ्लजर, ठीक है। अभी यहाँ पे चलेगा, अभी यहाँ पे हर एक कॉर्ड के इनिशियल में एक स्वोलन पार्ट होता है जिसे कहा जाता है एग नेस्ट, और इसी एग नेस्ट से आगे चल के हमें मिलने वाले हैं प्रीमोडियल ओवेरियन फॉलिकल्स। ओके, नाउ अभी इस वाले स्टेज पे जो प्राइमरी oocytes बन गए हैं, लार्ज है थोड़ा साइज में, एंड प्लस ये है डिप्लॉयड यानी कि 2n। अभी 2n वाले जो सेल्स होते हैं या फिर oocytes होते हैं, ये पास होते हैं टू मियोटिक डिवीजन, फिर इनका होता है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन होने के बाद फिर ये जा रहे हैं मियोसिस 1 में।
मियोसिस 1 में जाकर के अटक जाते हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। अब जब मियोसिस 1 में जाके अटक गए, देन फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे हमने इनिशियल में देखा था कि मिलियंस में फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, अभी मियोसिस 1 में अटक जाने के बाद वहाँ पे 2 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल से सिर्फ बचते हैं 1 मिलियन, यानी कि क्वांटिटी पूरी हाफ हो गई। अभी ये सब कब हो रहा है, ये हो रहा है गर्ल फीटस में, जबकि वो माँ के पेट में है, उसी टाइम पे ये सब डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, देन क्या हुआ है, 2 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स थे, अभी वो अटक गए हैं मियोसिस 1 वाली स्टेज में, दैट्स वाई अभी उसमें सिर्फ 1 मिलियन फॉलिकल सेल्स ही बचे हैं। अब इस 1 मिलियन में से भी गर्ल चाइल्ड का फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी कि ऑलमोस्ट उसके 13 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, इतने एज का होने तक वहां पे सिर्फ 40,000 ही फॉलिकल्स बचते हैं। ठीक है, यानी देखो जब लाइफ स्टार्ट हुआ था, जब ओवेरियन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे 2 मिलियन थे, उसमें से 1 मिलियन भाई वो मियोसिस 1 में अटक के रह गए। एंड अभी जब बेबी का बर्थ होता है, सो उस टाइम पे 1 मिलियन थे, बट फ्रॉम बर्थ से तो प्यूबर्टी आने तक यानी मेंसेस का स्टार्ट होने तक बचे हुए थे, उसमें से काफ़ी ज़्यादा फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब वो प्यूबर्टी वाले स्टेज पे आती है, सो सिर्फ वहाँ पे 40,000 फॉलिकल्स ही जिंदा या फिर लाइव या फिर वर्किंग वाले प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन अभी हमें आगे बढ़ना है और ओवरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं सेम यही वाला पार्ट। सो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कमेंट करो अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो।